हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9 के लिए मैं कुछ विशेष क्लास लेके आया हूं साथियों। आज साथियों मैं आपके प्रश्नावली 1 का वन शॉट लेकर के आया हूं। इसमें साथियों अपन क्या देखने वाले हैं, आज अपनी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। साथियों, अपन प्रत्येक प्रश्नावली के बेसिक के साथ साथ उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, यदि आपको एक आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास में अगर आपका प्रश्नावली का बेसिक, उसके फॉर्मूले प्लस आपके उसके महत्वपूर्ण सवाल अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यदि आप 40 मिनट की क्लास को देखने के बाद उस प्रश्नावली को पढ़ने बैठोगे तो वो प्रश्नावली साथियों आपके लिए मक्खन हो जाएगी। ठीक है साथियों, मेरा वादा है आपसे, अगर ये क्लासेस आप कंटिन्यू देख लेते हो तो आपके लिए प्रश्नावली हलवा हो जाएगी। तो आप पूरा डेडिकेशन रखें, पूरा ध्यान रखें, देखते हो तो उसको नोट जरूर करें साथ के साथ और उसको समझने का पूरा पूरा प्रयास करें। ठीक है, ताकि आपको चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। अब यहां एक वन शॉट है साथियों, तो एक एक सवाल मैं नहीं कराऊंगा, मैं बात करूंगा पैटर्न के ऊपर कि इसमें क्या पैटर्न है, प्रश्नावली में कैसे सवाल आते हैं और कैसे अपने को करने पड़ते हैं। तो सीधा अपन उसी पे फोकस करेंगे बिना किसी देरी के। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसमें क्या है। तो साथियों, प्रश्नावली 1 और वो है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल सा आइडिया दे देता हूं संख्या के बारे में। तो साथियों, संख्याओं के जो प्रकार होते हैं उसमें आपको पहला प्रकार ध्यान में रखना, वो होता है साथियों प्राकृत संख्या। कौन सा होता है साथियों? प्राकृत संख्या होता है। अब ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं मैं, परिभाषा वगैरह कुछ आप समझते जाइए। प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो संख्या 1 से शुरू होकर के कहां तक चलती है? प्लस में अनंत तक चलती है। दूसरा होता है साथियों पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। और ये संख्या 0 से शुरू होती है और प्लस में अनंत तक चलती है। फिर तीसरी आती है साथियों आपके पास, वो आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है साथियों? उसको देखे, वो आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऐसी होती है साथियों जो इधर आपके प्लस में अनंत तक चलती है और इधर आपके माइनस में अनंत तक चलती है। यानी ऐसी संख्या जो प्लस में भी होती है और जो माइनस में भी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी के साथ साथियों चौथे नंबर पर बात करते हैं परिमेय संख्या। अब सिंपल सी बात बोलूंगा मैं इसके बारे में कि ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये जो बटा में है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप चाहो तो मैं बोलता हूं उस चीज को, वीडियो को रोक करके, क्लास को रोक के लिख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें नहीं लिख सकते हैं, केवल मैं एक्सप्लेन ही कर पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को कम समय में ज्यादा चीजें आपको बतानी है। तो परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिसको p बटेगा q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां q जीरो नहीं होना चाहिए, बटा में जीरो नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, अब अगर बात करते हैं आपके पांचवें नंबर पर आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या साथियों? अपरिमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या होती है साथियों? ऐसी सभी संख्या है जो रूट में आपको दिखे और रूट से उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला रूट 23, तो रूट 23 को अपन बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि 23 किसी का वर्ग नहीं है। अगर मैं रूट 25 बोलता तो रूट 25 का मतलब होता है 5, यानी वो रूट से बाहर आ सकता है, तो वो परिमेय के अंदर चला जाएगा। जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो सिंपल सा आपका किसमें आ जाएगा? अपरिमेय। इसके उदाहरण से आप समझ सकते हो, रूट 23 हो गया, रूट 19 हो गया, रूट 11 हो गया। ये ऐसी संख्या है जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो जनरल सा आइडिया लेने का प्रयास किया है साथियों की प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर प्लस में अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर प्लस में अनंत तक, और इसी के साथ पूर्णांक संख्या जो प्लस में भी चले और माइनस में भी चले, और इसके बाद परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। इसीलिए साथियों एक सवाल आता है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो हाँ साथियों, जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को अपन जीरो लिखेंगे और उसके बटा में एक लिख सकते हैं। प्यारे साथियों, जीरो एक परिमेय संख्या, ऐसा प्रश्न आता है तो जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को जीरो बटा एक लिख सकते हैं जो कि p बटा q का रूप है। और q जीरो है क्या? तो q जीरो नहीं है, यानी बटा में जीरो नहीं है। आप बोलोगे गुरुजी एक कहां से आया? तो एक तो प्रत्येक संख्या के नीचे होता है, क्योंकि सबका मालिक एक है। तो ध्यान रखें साथियों, एक सभी संख्या के नीचे आता है तो मैं जीरो के नीचे भी लिख सकता
सकता हूं, इसलिए p बटा q का रूप मुझे देखने को मिला है, तो मैं इसको परिमेय संख्या बोलूंगा। तो नो डाउट, आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है इसको लेकर के। तो यहां तक का मैटर मैंने आपके क्लियर किया है। एक आधा प्रश्न और गलती से बने तो ध्यान रख लेना कि कौन किसमें सम्मानित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि छोटे डिब्बे को बड़े डिब्बे में रख सकते हैं, लेकिन बड़े डिब्बे को छोटे डिब्बे में नहीं रख सकते। बोलो कि गुरुजी ये डिब्बा कहां से आ गया है, आप तो संख्या पढ़ा रहे हो, बताता हूं आपको डिब्बा कहां से आया है। ध्यान दो कि ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर प्लस में अनंत तक चल रही है और ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के प्लस में अनंत तक चल रही है। तो मुझे बताओ आप यहां ज्यादा संख्या किसमें आएगी? तो आप बोलोगे साथियों, तो मतलब आप बोलोगे गुरुजी ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादा संख्या इसमें आएगी, क्योंकि एक तो शुरू हो रहा है और ये 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो मुझे बताओ बड़ा डिब्बा कौन सा हुआ जिसमें ज्यादा संख्या, इसका मतलब वो बड़ा डिब्बा। तो ये एक बड़ा डिब्बा हो गया। अब मैं बोलूं प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे में आ सकता है, तो बिल्कुल हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब यही मैं ऐसे बोलूं कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो सभी पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कैसे कह सकता हूं? पूर्णांक संख्या तो प्लस भी है माइनस भी है, बहुत बड़ा डिब्बा है, उसको मैं पूर्ण संख्या में कैसे ले जा सकता हूं? इस छोटे डिब्बे के अंदर कैसे ले जा सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में आ सकती है, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में आ सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये देखो, इसमें भी 0 से शुरू हो रही है ना, इसका मतलब ये इसमें समाहित हो सकता है, क्योंकि ये अपना आप में छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, तो छोटा पार्ट बड़े पार्ट में आ सकता है, छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे में आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को लॉक कर दो, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बातें हैं उसको मैं समझाता हूं, इसको आप जैसे नोट कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट सवाल पे फोकस करें साथियों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आता है, हमें दो साथियों संख्या देगा और हमें इसके बीच में बोलेगा कि आप परिमेय संख्या ज्ञात करो। जैसे मुझे यहाँ इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथियों ध्यान दें, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान सवाल होता है। आपको एक काम करना है कि सबसे पहले आपका हर दोनों का सम्मान होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें कि पहली बात, आपका दोनों का हर एक जैसा होना चाहिए। यहां पर आपको हर ऑलरेडी एक जैसा दे रखा है 5 5, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला काम आपको यह करना है कि यदि आपके हर बराबर नहीं हो तो उस स्थिति में क्या करना है मैं बता दूंगा। लेकिन उसके बाद अगला काम करना है कि हर को बराबर करने के बाद क्या करना है कि ऊपर का गैप देखो कि आपको गैप बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो आप मुझे बताओ, हर तो आपका बराबर है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई संख्या पॉसिबल है? तो आप बोलोगे नहीं है। तो अब यहां मुझे ऊपर का गैप को क्या करना साथियों? बढ़ाना पड़ेगा। अब गैप बढ़ाने के लिए मैं इसको 10/10 से क्या कर देता हूं? गुणा कर देता हूं। तो इसको भी मैंने 10/10 से गुणा कर दिया और इसको भी मैंने 10/10 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये 4/5 था, ये हो जाएगा 30/50, ठीक है। और ये हो जाएगा 40/50। अब ध्यान दे, आपको यहाँ पर 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप 30 से आगे सोचो क्या आएगा? तो वो 31 आएगा। हमेशा बटा में वही चलने दो जो चल रहा है, उसको चेंज मत करो हर वाले को। फिर 32/, क्या हो जाएगा? 50। फिर इसके बाद 33/50, फिर 34/50, फिर उसके बाद 35/50। तो 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 36/50। तो ये तो मामला वो हो गया है जब आपका हर समान हो तो ऊपर का गैप कम है, तो मैंने 10/10 से गुणा करके गैप को बढ़ा दिया है। फिर इनके बीच में मैंने इस प्रकार से लिख दिए, बटा में कोई चेंज नहीं आएगा। ऊपर आपका 30 है, इधर 40 है, तो 30 के बाद 31 आता है, 31 से शुरू हो जाओ। एक गलती यहाँ पर आप ये करते हो कि इनको भी आप काउंट कर लेते हो उन 6 संख्याओं के अंदर, तो इनको काउंट नहीं करना। इनके बीच बोली है ना, तो इनके बीच में 6 निकालनी, आप बीच में 4 ही निकाल देते हो, इनको भी काउंट कर देते हो, सर ये भी होगी तो 6 हो गई। ऐसे नहीं होती है, आपको इस तरह से ही सवाल को करना है। अब बात करते हैं साथियों, यदि आपका हर सम्मान नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, जैसे एक सवाल ये हो गया, एक और सवाल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया, यहां पर ले लिया 3/5, ये सवाल हो गया। और इधर मैंने संख्या चेंज कर ली और वो मैंने कर ली साथियों आपके 6/, और 6/, मैंने कर लिया 7 कर लिया। क्या कर लिया? 6/7 कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहां 5 है और यहां 7 है, यानी आपका हर क्या है साथियों? अलग अलग है। हर को एक जैसा करना तो एक ही काम करो, यहां जो बटा में है इसको ऊपर नीचे यहां गुणा कर दो, और यहां जो बटा में है इसको ऊपर नीचे यहां पे गुणा कर दो। तो प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान देना, यहां 7 है तो मैं इसको 7/7 से गुणा करूंगा, यहां 5 है तो इसको मैं 5/5 से क्या कर दूंगा?
गुणा कर दूंगा। 7 इंटू 3 कितना होता है तो 21 होता है और 5 इंटू 7 कितना होता है तो 35 होता है। 6 इंटू 5 कितना होता है तो 30 होता है और 7 इंटू 5 कितना होता है तो 35 होता है। अब यहां आपके पास 21 है और यहां आपके पास कितना है 30 है। अब 6 परिमेय संख्या चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, 21 के बाद कौन आता है 22 बटा में वही चलने दो 35, 22 के बाद कौन आता है 23 बटा क्या कर दो 35। ऐसे धीरे धीरे आपका प्रोग्राम चलता रहेगा और आपकी संख्या आ जाएगी। तो हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना सीख लिया है कि कैसे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात की जाती है। कुछ भी नहीं करना है, हर बराबर दे रखा है तो ऊपर का गैप कम पड़ रहा है तो गैप बढ़ा दो, 10 बटा 10 से क्या कर दो गुणा कर दो, आपका काम हो जाएगा। और यदि आपका हर यानी बटा में संख्या अलग अलग है तो यहां वाली संख्या को इधर गुणा कर दो, यहां वाली संख्या को इधर गुणा कर दो, फिर ऊपर आपके क्या हो जाएगा। फिर इसके बाद यदि ऐसा करने के बाद भी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि यदि गैप आपको बराबर नहीं मिल रहा है तो गैप को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप हर बराबर कर देते तो जैसे 35 हो गया, माना कि अगर यहाँ 21 था और यहाँ पर 24 आ जाता तो मुझे बताओ संख्या मिल पाती कि आपको बीच में चाहिए, जो नहीं मिलती ना, फिर मुझे इसको 10 बटा 10 से वापस क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप जैसे नोट कर लो कि कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसको देखने का प्रयास करें। हमें √2, √5 और √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखना है। तो थोड़ा ध्यान से सीख लेना। मैं जैसे √2 का बताता हूं, आपको जो संख्या दी जाती है ना उसको आप कर्ण मान लो। तो जैसे मुझे सबसे पहले बात करनी √2 को संख्या रेखा पे लाना ना, तो मैंने कर्ण मान लिया इसको और कर्ण मेरे पास आ गया √2। लंब आपको हमेशा एक मान के चलना है तो और आधार आपको यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार ज्ञात करना है, कर्ण मेरे पास √2 हो गया है, लंब हमेशा एक होता है, आधार मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं और वो होती है साथियों पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा √2 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपके पास ऐसा कैसा लिख दो, आधार हमें पता नहीं। लंब स्क्वायर, लंब कितना आपके पास, लंब 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, रूट में संख्या तो रूट से बाहर आ जाएगी वो। आधार स्क्वायर आपका ऐसा कैसा चलेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 होता है। इसको इधर भेजो, 2 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर। तो मुझे बताओ आधार स्क्वायर का मान ये हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो आधार बराबर आ जाएगा 1। क्योंकि इसका अगर स्क्वायर हटेगा और वो रूट में जाएगा तो √1 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान दे, आधार कितना मिला 1। अब देखना संख्या रेखा पे कैसे लाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना तो ही समझ में आएगा। सबसे पहले मुझे आधार 1 चाहिए, आधार कितना चाहिए 1 चाहिए। तो मान लेते ये 0 है और ये आपने स्केल से कितना लगा दिया 1 सेंटीमीटर पे 1 लगा दिया, तो आधार आपके पास 1 आ गया, मैंने आगे 2 और लगा दिया, ठीक है। तो आधार कितना चाहिए 1, इसका काम हो गया। अब मुझे लंब 1 चाहिए, ध्यान देना लंब यहां पर चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे चांदा यहां रख करके 90 डिग्री के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बिंदु, और वो 90 डिग्री वाले बिंदु को मुझे यहां पर क्या कर देना, मिला देना। ये काम करना, क्योंकि यहां लंब चाहिए ना तो पहले मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। अब मुझे ये लंब कितना चाहिए था, 1 चाहिए था। तो आप क्या करोगे, आपकी जो स्केल होती ना उसमें 1 सेंटीमीटर का चाप भर लेना और आपको क्या करना, तीखा वाला कोना यहाँ और पेंसिल वाला कोना यहाँ और 1 सेंटीमीटर का चाप काटना। ये गलती मत करना आप कि आपने 90 डिग्री का कोण की लाइन इतनी खींची ना तो इतने के इतने को यहाँ मिला दो, वो गलत हो जाएगा, ध्यान देना इस बात का। तो चाप माना कि आपका यहाँ कटा तो आप इस 0 को यहाँ से क्या कर दो, मिला दो। अब मेरी बात सुनो, आपका ये क्या था, आधार था 1 और ये क्या था, लंब 1 था। उस त्रिभुज का जिसका आधार 1 हो और लंब 1 हो उसका कर्ण कितना चल रहा है, तो वो चल रहा है √2। तो हमें साथियों यहां पर √2 लंबाई मिल चुकी कि √2 लंबाई कितनी होती है, तो वो लंबाई होती है साथियों यहां से लेकर के यहां तक, ये है √2 लंबाई। अब मुझे इसको कहां लेकर के आना है, मुझे इसको संख्या रेखा पे लाना है। तो आपके पास जो प्रकार होता है उस प्रकार में मैं यहां उसका तीखा वाला कोना होता है ना उसको यहां रखूंगा और ये आपका पेंसिल यहां, और धीरे धीरे आपको क्या करना, डॉट लगा करके यहां लाना। अब आप गलती क्या करते हो, आप गलती ये करते हो, मैं बता रहा हूं सारी गलतियां, आप डायरेक्ट इसको यहां मिला देते हो, ऐसी गलती नहीं करनी। उस प्रकार के अंदर आपको इस चाप को बढ़ना, धीरे धीरे डॉट लगा करके यहां लाना है। तो इस तरह से जब वो डॉट आएगा तो फाइनली यहां पर आपको मिलेगा √2। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं।
जैसे मैंने रूट 2 का किया वैसा का वैसा क्या है साथियों, रूट 5 का है। किसका है? रूट 5 का। वो भी मैं यहाँ पे करके बता देता हूं कि रूट 5 में आपका कर्ण कितना हो जाएगा, तो रूट 5 हो जाएगा। लंब हमेशा कितना? 1, और आधार मुझे क्या करना? ज्ञात करना। वही पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब होता है रूट 5 का स्क्वायर, यह गया रूट 5 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर का मतलब होगा, सॉरी आधार तो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना। आधार स्क्वायर ऐसा कैसा? लंब स्क्वायर, लंब कितना है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा बराबर आधार स्क्वायर प्लस 1। ये 1 इधर माइनस कर दो तो 5 माइनस 1 बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4। हमें आधार चाहिए तो वो जाएगा रूट में 4, और रूट 4 का मतलब होता है 2। ये स्क्रीन में आ रहा है ना, रूट 4 का मतलब होता है 2। ओके, अब यहां पर क्या करना है, अब ध्यान देना, वापस डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आधार कितना मिला? 2 मिला। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक लाइन खींचूंगा। ये मेरे पास 0 स्केल से 1 सेंटीमीटर, स्केल से 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं आधार कितना लूंगा, तो आधार लूंगा मैं 2, क्योंकि आधार का मान मुझे कितना मिला है? आधार का मान मिला है 2। आधार 2 मिला तो आधार 2। अब यहां मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो चांदा यहां रखूंगा और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, 90 डिग्री की एक लाइन खींच दूंगा। अब ये लंब मुझे कितना चाहिए, तो लंब मुझे चाहिए 1। तो 1 सेंटीमीटर का मैं चाप काटूंगा, तो माना कि चाप कहां कटा? यहां कटा। जहां चाप करता उसको 0 से मिला दो, जहां चाप करता उसको किससे मिला दो? 0 से मिला दो। अब ये यहां से लेकर के यहां तक क्या था? आधार कितना हो गया? 2। लंब कितना हो गया? 1। आधार 2 हो और लंब 1 हो तो उसका कर्ण कितना होता है? तो रूट 5 होता है। तो ये कर्ण कितना हो गया? रूट 5। इसको मुझे संख्या रेखा पर लाने के लिए आपका जो प्रकार होता है उसका तीखा कोना यहाँ, पेंसिल यहाँ, और इसको भर के इस तरह से क्या करेंगे, चाप काटेंगे। तो ये चाप आपका कहाँ आएगा? माना कि यहाँ आता है और यहाँ आपको मिलेगा रूट 5। तो रूट 2 और रूट 5 की कहानी आपको बता दी मैंने। इसी के साथ रूट 3 को भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी का हमने रूट 2 को कर लिया है, रूट 5 को कर लिया, अब रूट 3 की बारी। जो दे रखा उसको कर्ण मानना है, तो मैंने रूट 3 को क्या मान लिया? कर्ण मान लिया। और लंब हमेशा कितना होता है? तो साथियों 1 होता है। आधार आपको हमेशा ज्ञात करना होता है, और प्रमेय लगेगी पाइथागोरस, वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। नो डाउट। अब वैल्यू पुट करो, कर्ण की जगह रूट 3, तो ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर हमें पता नहीं, तो ऐसा का ऐसा। लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर प्यारे साथियों 3 होता है। रूट में कोई भी संख्या हो वर्ग करो, वो रूट से बाहर आ जाएगी। फिर उसके बाद इधर आधार स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। इस 1 को इधर भेजो फटाफट, तो ये 3 में से 1 घटेगा तो उधर कितना आ जाएगा? आधार स्क्वायर। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर अगर 2 है तो आधार होगा रूट 2, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर वाली संख्या कहां जाएगी? रूट में जाएगी। तो आधार बराबर आ जाएगा आपके पास रूट 2। अब समस्या आ चुकी है यहाँ पे कि हमें तो आधार ही रूट 2 लेना है, लेकिन हमें तो रूट 2 को पहले संख्या रेखा पे लाना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना, रूट 2 को संख्या रेखा पे लाने का तरीका होता है कि आधार 1 ले लो, लंब 1 ले लो, तो उसका कर्ण कितना होता है? रूट 2 होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि रूट 2 को संख्या रेखा पे लाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना, थोड़ा ध्यान से समझना, यहां आपका पूरा ध्यान चाहिए, तब समझ में आएगा। सबसे पहले मुझे यह पता है कि मेरे को रूट 2 इस डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, तभी तो रूट 2 को आधार मान के मैं उस पर लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। तो रूट 2 को कैसे लेकर गए, तो रूट 2 को जस्ट अपन पिछले सवाल में लेकर आए थे, जिसका आधार 1 था और लंब भी कितना था? 1 था, उसका कर्ण रूट 2 था। तो यहां पर देखो, ये है आपके पास 0 और ये है आपके पास 1, ये है आपके पास 2। आधार 1 लेना है और लंब भी कितना लेना? 1। तो सबसे पहले 90 डिग्री की लाइन खींची, माना कि आपका 90 डिग्री लंब कहां हो गया? यहां हो गया, ठीक है। ये आपका एक हो गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। आधार 1 लंब 1, तो कर्ण कितना होता है? रूट 2 होता है। अब मुझे रूट 2 मिल चुका है, थोड़ा ध्यान देना। अब मुझे रूट 2 मिल चुका है, यानी आधार मुझे जो चाहिए था रूट 2 वो मिल चुका है। तो अब ये जो लाइन आपके पास है वो आपके आधार का काम करेगी। अब आधार आपके पास रूट 2 हो चुका है, तो लंब कितना चाहिए? 1। तो अब मैं लंब है ना इस वाली लाइन पे खींचूंगा।
कौन सी लाइन पे खींचूंगा, इस वाली लाइन पे। अब इस पे लंब खींचना है ना, तो वो लंब इस प्रकार से आएगा, देखना इसके ऊपर लंब कैसे आएगा, ऐसे। जब आप इसके ऊपर चांदा है ना, यहाँ रखोगे इसे चांदा, और चांदा रख करके आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्या करोगे, 90 डिग्री यहाँ है तो 90 डिग्री की क्या करोगे, ऐसे लाइन खींचोगे। अब ये लाइन तो आपने खींच दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये लाइन आपको कितनी चाहिए, ये तो आपने 90 डिग्री की लाइन खींच चुकी है, आपको लंब चाहिए था, चूंकि आधार मिल चुका है, लंब चाहिए, तो लंब, अब ये लंब चाहिए आपको एक, तो मैं इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का क्या करूंगा प्यारे साथियों, चाप काट दूंगा। ये मैं क्या करूंगा, ये आपका प्रकार से 1 सेंटीमीटर का चाप भरूंगा और ऐसे चाप काट दूंगा, यानी ये आपको मिल चुका है, इसको मैं वापस 0 से मिला दूंगा। तो मुझे पता है आधार √2 है, लंब 1 है, तो उसका कितना होता है, √3 होता है। अब मुझे इस √3 को, ये जो लंबाई मिली है आपको यहां से लेकर के यहां तक की, इसको संख्या रेखा पे लाना है। तो इसमें क्या करूंगा, आपका जो प्रकार होता है उसका तीखा कोना यहां रखना, पेंसिल को आप कहां रखना, उधर, और धीरे धीरे चाप काटते हुए नीचे लेके आना। तो यहां से जब चाप काटते हुए इसको नीचे लेकर आओगे तो कुछ इस प्रकार से आपको √3 की व्यवस्था देखने को मिलेगी। मैंने बड़ा डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है साथियों। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना और इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको ये व्यवस्था कैसी लग रही है और आपका कितना ये फायदा कराएगी। ठीक है साथियों, बाकी आगे और अपन डिस्कस करते हैं, तब तक आप इनको अच्छे से नोट कर लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। यहां हमें कुछ बटा के रूप में संख्या देगा, मैंने कुछ 2 संख्या सेलेक्ट करी, उसको समझाने का प्रयास करता हूं, और हमें यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अशांत है। अब देखो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, यदि आप भाग दो और भाग आपका दशमलव के बाद निश्चित संख्या के बाद रुक जाता है, और तो वो दशमलव प्रसार आपका कैसा होता है, शांत। अगर भाग चलता जा रहा है तो चलता जा रहा है, तो वो दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत। अशांत 2 प्रकार का होता है, अगर भाग चलता जा रहा है लेकिन संख्या रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। और भाग रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है और संख्या उठपटांग आ रही है, 1 2 5 6 9 3 और कुछ संख्या आती जा रही है दशमलव के बाद, तो वो आपका अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार होगा। तो यहां कैसा प्रसार है देखने का प्रयास करते हैं। जैसे 36/100, यानी यहां इस 36 और बटेवा 100, इसको क्या कर सकते हैं, तो आपको पॉइंट लगाना आना चाहिए। देखो 2 अंक का देखो 2 0 के 2 अंक और एक की तरफ के पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा 0.36। अब 0.36 में आप देख रहे हो कि भाग पूरा रुक चुका है, तो ये दशमलव प्रसार आपके पास कैसा हो जाएगा, शांत। अब देखो आपको 2 चीजें पूछी, दशमलव रूप और दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार अगर बात करेंगे कि प्रसार कैसा है, तो वो तो शांत है, और दशमलव रूप कैसा है, तो रूप आ जाएगा 0.36। तो दशमलव रूप क्या है, तो 0.36 है, दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है। ये दोनों चीज आपकी क्लियर हुई है, नहीं बताओ फटाफट, हो गई है। अब यहां कैसे बताएंगे 2/11 के अंदर, सर गुरुजी यहां तो आपने फटाफट पॉइंट लगा दिया, अभी क्या करोगे, तो 2/11 का मतलब होता है साथियों कि 2 के अंदर 11 का भाग देना है, तो आपको 11 का भाग देना आना चाहिए। इसके अंदर कैसे दोगे, तो सबसे पहले यहां देखो 11 का भाग 2 में नहीं जा रहा ना, तो भाग टूट का आपके क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आपके क्या आता है, यहां दशमलव लगेगा, दशमलव का यहां पर 0 आ जाएगा फटाफट उड़ के। 11 का भाग 20 में दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 बत्ता हो रहा है, तो आपको एक बार देना है 11 एकम 11। 20 में से 11 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9। अब ये पॉइंट वाला इसको एक और 0 दे देगा, तो ये हो गया 90। फिर 11 का भाग 90 में दो, 11 8 88, तो ये आ जाएगा 88। घटा दो 88, कितना आ जाएगा, 2। लेकिन ये पॉइंट वापस क्या कर देगा, 0 दे देगा। फिर वापस 11 का भाग दो, 20 में कितनी बार जा रहा है, 11 एकम 11, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 11। फिर वापस 11 को घटा दो, ये कितना आ जाएगा, 9। फिर वापस पॉइंट का क्या मिलेगा, 0। फिर 11 का भाग 90 में कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। तो आप ये समझ चुके कि ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा, ये प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, ये प्रोग्राम यहाँ पर क्या होगा, चलता रहेगा। यानी 18181818 क्या है, चलता जा रहा है। तो यहां पर हमें आंसर मिला कि 2/11 का मतलब होता है 0.181818, यानी मैं इसको 18 का बार लिख सकता हूं। 18 का क्या लिख सकता हूं, बार। जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यहाँ पर 18 रिपीट हो रहा, तो मैंने 18 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान रखें। तो ये यहां पर असंकेत है कि भाग रुक नहीं रहा ना, रुक नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये आपके हो जाएगा अशांत। और अशांत में कौन सा है, आवृत्ति, क्योंकि यहां संख्या रिपीट हो रही है। तो ये आपका दशमलव प्रसार अगर पूछे ना, तो इसका प्रसार तो भाई साहब क्या होगा, प्रसार तो हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो जाएगा। और अगर रूप क्या आया है इसका, दशमलव रूप क्या आया है, तो वो आ जाएगा 0.18 का बार।
तो इस प्रकार से हम दशमलव रूप और दशमलव प्रसार दोनों बता सकते हैं। इस चीज को नोट करें, ठीक है, और ऐसे सवाल आप और प्रैक्टिस के अंदर करें। बाकी अपन आगे और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि हमें कोई संख्या इस प्रकार से बार के रूप में देता है। बार के रूप में कोई संख्या है, इसका मतलब वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। कैसा अशांत आवृत्ति? अब मुझे इसको साथियों क्या करना है, P बटेवा Q के रूप में लिखना है। और ध्यान देना साथियों, जितने भी शांत संख्याएं होती है जिसमें पॉइंट के बाद भाग रुक जाता है, वो साथी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और साथियों जो संख्या अशांत होती है और जिसमें संख्या रिपीट होती जाती है, वो भी संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर संख्या रिपीट नहीं हो रही है और भाग आपका चलता जा रहा है, यानी वो आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत अनावृत्ति, तो वो दशमलव प्रसार आपका अपरिमेय होता है। तो अब मुझे ये पता है कि जितनी भी आवृत्ति वाला दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय होता है। तो परिमेय मतलब इसको P बटेवा Q के अंदर लिखना चाहिए। तो अब 0.47 के बार को P बटेवा Q के रूप में कैसे लिखेंगे, बड़ा ध्यान से समझ लेना कि सबसे पहले दी गई संख्या को मैं x के बराबर लेके चलूंगा। तो यहां पर 0.47 है, तो मैंने मान लिया कि x बराबर 0.47 बार। अब इसको थोड़ा मैं विस्तार करके लिखूंगा एक स्टेप तक। तो x बराबर आ जाएगा 0.47 और एक बार और लिख दिया मैंने 47 और यहां मैंने लगा दिया डैश डैश डैश, दिस इज समीकरण नंबर 1। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखो कि एक बार आपने उसको विस्तार करके लिख दिया। अब मुझे बताओ कि कितने अंकों पर बार था। तो आप बोलोगे सर यहां 2 अंकों पे बार था। जितने अंकों पर बार होता है उतने ही जीरो वाले अंक से गुणा करना है। 1 अंक पर बार है तो 10 से गुणा करना है, 2 अंक पर बार है तो 100 से गुणा करना है, 3 अंक पर बार है तो उसको 1000 से गुणा करना। यहां 2 अंक पर बार है तो मैं यहां दोनों पक्षों को 100 से गुणा कर देता हूं। किससे? 100 से गुणा करने पर। इसको 100 से गुणा करूंगा तो 100x आएगा, इसको 100 से गुणा करूंगा तो गुणा करते समय पॉइंट इधर शिफ्ट होता है। 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक छोड़ के शिफ्ट होगा, यानी ये आ जाएगा 47 पॉइंट। यहां क्या बचा? अब 47। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां दशमलव के बाद 4 डिजिट थे ना, तो यहां भी दशमलव के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर कि 47 के बाद पॉइंट यहां लग गया, एक 47 यहां लिख दिया, तो एक और 47 कहां से आया? तो प्यारे साथियों ध्यान दे कि 47 की हमारे पास कोई कमी नहीं है। यहां 47 चलता जा रहा, रिपीट होता जा रहा है। मैंने तो इसको इक्वल करने के लिए एक और लिख दिया। आप चाहे जितने लिख सकते हो, लेकिन इक्वल करने के लिए मैंने ऐसा बराबर बराबर सेट बना दिया। वापस आपका डैश 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 डैश, ये समीकरण नंबर 2। यहां 47 की कोई कमी नहीं, वो रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है उसकी, ठीक है। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो जैसे अपन घटाएंगे तो यहां पर देखना 100x में से x घटेगा तो ये बचेगा 99x। फिर ये देखो कि पॉइंट के बाद कितना है? 47। यहां पॉइंट के बाद कितना? 0। तो 47 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 47। अब इधर देखो 47 चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद 47 चलता जा रहा है। तो जितने भी 47 से 47 को घटाएंगे उधर, तो उधर क्या बचेगा? पॉइंट के बाद 0। तो पॉइंट के बाद 0 मैं लगा ही नहीं रहा हूं, 47 लिख दिया। यहां से x का मान चाहिए तो ये आ जाएगा 47/99। तो ये हमारे पास x का मान आ चुका है। पहले हमारे पास x का मान कितना था? तो x का मान था 0.47 का बार, और अब कितना आया है? तो आया 47/99। तो हमने इस प्रकार जो दिया गया मान था उसको P बटेवा Q के अंदर लिख दिया है साथियों। इससे रिलेटेड आपको सारे सवाल प्रैक्टिस करना है, और अगर ध्यान से देखा तो सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। इसको नोट करो, फिर अपन आगे के प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको कुछ संख्याएं नीचे दिख रही होगी, हमें देख करके ये पहचानना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय है और कौन संख्याएं अपरिमेय। तो सिंपल सी बात है, पहली संख्या √23, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते ना रूट से, इसका मतलब ये कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। √225 का मतलब ये साथियों 15 का वर्ग है, तो ये बाहर आएगा तो 15 होगा, तो इसको अपन रूट से बाहर निकाल सकते, वर्गमूल ले सकते। तो ये आपके कैसी होगी साथियों? परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय। फिर देखो 0.3796, अब दशमलव के बाद भाग रुक चुका मतलब ये कैसी संख्या है? शांत दशमलव प्रसार है। और जितनी भी शांत संख्या होती है वो कैसी होती है साथियों? परिमेय संख्या होती है।
ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये शांत है इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो कि 7.478 तो यहां पर देखिए साथियों संख्या रिपीट हो रही है। ये देखो है तो अशांत, क्योंकि डैश 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 लग रहा है, भाग नहीं रुक रहा है, संख्या रिपीट हो रही है। लेकिन यहां पर देखो 478 और उसके बाद वापस 478 आ रहा है पॉइंट के बाद, यानी संख्या रिपीट हो रही है। तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसका मतलब साथियों ध्यान दे कि ये आपके परिमेय संख्या है, क्योंकि शांत संख्या भी परिमेय होती है और अशांत में आवृत्ति वाली संख्या भी परिमेय होती है। अगला सवाल देखो ये 1 पॉइंट पहले 10 है, फिर 100, 1000, 10,000 अलग अलग संख्या आ रही है और भाग भी नहीं रुक रहा है, यानी डैश डैश लगा हुआ है। तो अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार, और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो वो होता है साथियों अपरिमेय। कैसा होता है साथियों, अपरिमेय होता है। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में बिठा करके रखें। फिर आगे साथियों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, अगले सवाल में देखिए, यहां से हमें यह बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। वही बात हो गई है। ध्यान दें, जिस भी संख्या के साथ रूट वाली संख्या आ रही है, जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वो चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, और उसको आप हल नहीं कर पा रहे हो, यानी उसको काट नहीं कर पा रहे हो, उसको हटा नहीं पा रहे हो, तो उस स्थिति में वो अपरिमेय संख्या हो जाती है, दूसरी संख्या को भी अपरिमेय कर देती है। जैसे पहले सवाल में 2 माइनस रूट 5, अब 2 में से रूट 5 घटा नहीं सकते, यानी इसको हल नहीं कर सकते है ना, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 5 अपरिमेय है तो 2 माइनस रूट 5 भी अपरिमेय होगा। अब रूट 5 के साथ कुछ भी आए, जैसे 2 इंटू रूट 5 आ जाए, 2 प्लस रूट 5 आ जाए, 2 बटा रूट 5 आ जाए, तो वो सबको क्या कर देगा, अपरिमेय कर देगा, क्योंकि वो खुद अपरिमेय है। ध्यान दें। लेकिन आप आगे देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 है और माइनस रूट 23 है, 3 प्लस रूट 23 और इसके साथ है माइनस रूट 23। तो ये प्लस का रूट 23, ये माइनस का रूट 23 क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा, क्योंकि एक संख्या प्लस की एक माइनस की कटेगी, तो बचेगा कितना, 3, और 3 कैसी संख्या है, तो 3 एक परिमेय संख्या है। तो हल भी करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे देखो 2 बटा रूट 7, ये देखो 2 रूट 7, 2 रूट 7 बटेवा 7 रूट 7, 7 रूट 7, तो ये रूट 7 से रूट 7 कटा, तो हमें बचा 2 बटा 7, और 2 बटा 7 कैसा होता है, परिमेय। अगर डायरेक्ट देखोगे कि रूट 7 आ रहा है, रूट 7 आ रहा है, रूट 7 तो ए परिमेय होता है, ऐसे जवाब दोगे तो वो ए परिमेय हो जाएगा। लेकिन काट के तो देखो वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर देखो 1 बटा रूट 2, रूट 2 ए परिमेय है ना, तो किसी के भी साथ आएगा उसको ए परिमेय कर देगा, तो 1 बटा रूट 2 ए परिमेय हो जाएगा। 2 पाई, पाई किसी के भी साथ हो ए परिमेय, पाई कहीं पर भी हो ए परिमेय, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कैसा भी पाई हो वो कैसा होगा, ए परिमेय होगा। ठीक है। कुछ व्यंजक हमें दे रखे उसको सोल्व, देखो व्यंजक को सोल्व करना आना चाहिए, तो कुछ सरल समीकरणों से सोल्व होते हैं, तो कुछ सामान्य गुणा से सोल्व होते हैं। फटाफट करने का प्रयास करते हैं। इस चीज को आप ऐसा कैसा नोट कर लेना, इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। अब अगला सवाल देखते हैं साथियों, इसी के अंदर देखिए, जैसे हमें एक संख्या दे रखी 3 प्लस रूट 10 और रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, यहां देखना 3 प्लस रूट 3 और इसके साथ है 2 प्लस रूट 2। अब मैं आपको पहले सामान्य गुणा करना सिखा रहा हूं, 2 कोष्टक का ढंग से सीख लेना ना। 3 को 2 से गुणा करो, सामान्य गुणा का मतलब होता है इस 3 को पहले 2 से, फिर इस 3 को रूट 2 से गुणा करो। 3 को 2 से गुणा किया 6 आया, 3 को रूट 2 से गुणा किया तो 3 तो बाहर ही रहेगा, रूट 2 ऐसा कैसा। फिर रूट 3 को 2 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 2 रूट 3, फिर रूट 3 को रूट 2 से गुणा करूंगा तो ध्यान देना रूट 3 और रूट 2 गुणा होगा तो रूट 6 आएगा। क्या आएगा, रूट 6। अब यूं मत करना कि रूट और रूट गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, सर रूट नहीं हटेगा, रूट 3 और रूट 2 गुणा होगा तो कितना जाएगा, रूट 6 आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखो ना तो ये 6 इस रूट 6 में जुड़ सकता है क्योंकि कैटेगरी अलग अलग है, और ये 3 रूट 2 है और ये 2 रूट 3 है, ये भी मैटर अलग अलग हो गया, इनको भी अपन नहीं जोड़ सकते हैं, यानी लीटर में किलोमीटर नहीं जोड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इनको मैं नहीं जोड़ सकता क्योंकि सब अलग अलग आ रहे हैं, तो ये संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक संख्या और लेने का प्रयास करता हूं, जैसे रूट 5 माइनस रूट 2 और एक संख्या दे रखी है रूट 5 प्लस रूट 2। अब यहां आप देखोगे तो आपको एक सुगंध आएगी किसकी, सर्वसमीका की, कि ये देखो यहां पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और हमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की सर्वसमीका आती है और वो होती है x प्लस
y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है। तो इसका जो मान है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर का मतलब देखो एक्स की जगह कितना है, देखो √5, तो यह देगा √5 का स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना देखो, वाई कितना चल रहा है, √2, तो यह देगा √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया तो 3, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो इस प्रकार हम व्यंजक को सर्व समीकरण लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। पर्सनली 2 में मैं बहुत सारी सर्व समीकरण आपको बता दूंगा, फिलहाल के लिए आप ये ध्यान में रखें। बाकी जैसे मैं बोल देता हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसी के साथ जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर वो होता है आपके क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, इसके बाद इसको अच्छे से नोट करें। अब मैं इसके बाद आपको परिमेयकरण सिखाता हूं कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। इसको आप नोट करें, फिर मैं हर का परिमेयकरण भी सिखा देता हूं। जैसे इस प्रकार की कोई संख्या दे रखी है 1/√7-2 और मुझे इसके हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, दिमाग को थोड़ा स्थिर रखो, ठंडा रखो, कूल रखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो भी आपको बटा में संख्या दी जाती है, √7-2 दे रखा, तो बटा वाली संख्या का चिन्ह बदल दो। क्या कर दो, चिन्ह बदल दो, तो क्या हो जाएगा कि √7 प्लस √2 हो जाएगा। जो चिन्ह बदलने से प्राप्त संख्या हुई है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि √7 प्लस 2 और नीचे भी √7 प्लस 2 से गुणा कर दूंगा। जब जब आप परिमेयकरण करोगे तो आपके बटा में सर्व समीकरण लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। गुरुजी ये आप मतलब ये चीज आप फिक्स कैसे कह रहे हो कि यही सर्व समीकरण लगेगी, तो भैया इसलिए वो लगेगी क्योंकि यहां जो संख्या होगी उसका उल्टा ही तो आप लेके गुणा कराओगे। यहां प्लस वाली होगी तो आप माइनस से गुणा कराओगे, माइनस वाली होगी तो प्लस से गुणा कराओगे। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बोलो या x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बोलो, बात तो वही है। तो यहां आप सीख चुके हैं कि यहां जो सर्व समीकरण लगेगी वो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लगेगी। ऊपर क्या होगा, तो ऐसा कैसा गुणा कर दो, एक से ये पूरा गुणा होगा तो वो क्या हुआ जाएगा, √7 प्लस 2। अब नीचे देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई गुणा होगा तो क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह कितना है, √7, तो यह देगा √7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखना √7 प्लस 2 ऊपर ऐसा कैसा, नीचे √7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, और ये आ जाएगा √7 प्लस 2 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये आ गया फाइनली आंसर √7 प्लस 2/3। ये हो गया हर का परिमेयकरण। अब एक जादू और बता देता हूं मैं आपको, अगर ऐसा आपको सवाल दिख जाए 1/√7, अब यहां आप सोचोगे कि सर ने तो बोला था कि चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहां तो कोई ऐसा लफड़ा है ही नहीं, या तो न प्लस और माइनस में कोई संख्या दे ही नहीं रखी है। तो कोई बात नहीं, जो संख्या है उसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो उसी को करूंगा तो मैं इसको √7/√7 से गुणा करूंगा, √7 को 1 से गुणा करूंगा तो √7 ही आएगा, बल्कि √7 को √7 से गुणा करूंगा तो 7 आएगा। ये कैसे जादू हुआ, तो हमें पता है ना भैया कि रूट में कोई संख्या और उसका वर्ग करते तो रूट से बाहर आ जाती है, और √7 और √7 का गुणा का मतलब यही होता है √7 का वर्ग। भाई 2 का वर्ग क्या होता है, 2 इंटू 2। वैसे ही √7 का वर्ग क्या होगा, तो √7 इंटू √7, तो √7 और √7 गुणा होगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। इस चीज का हमेशा आप क्या रखें, ध्यान रखें। तो हमने हर का परिमेयकरण करना भी सीख लिया है। अब कुछ घातों पर आधारित सवाल आते हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं, फिर प्रश्नावली अपनी फिनिश। और यहाँ पर हलवा पूड़ी वाले सवाल कर लिए अपन ने, तो इसको आप नोट करते जाइए, फिर मैं आपको वो भी बताता हूं। आगे बढ़ते हैं अपन। जो घातों से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर देखना कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती है, और अगर आधार आपके अलग अलग और घातें सेम हो तो दोनों आधार गुणा होंगे और घात उसके ऊपर लग जाएगी। अगर एक घात की घात दे रखी हो तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अगर देखो भाग में आधार समान हो और घातें क्या हो, अलग अलग हो, तो भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। और भाग में अगर आपके आधार अलग अलग हो, आधार क्या हो, अलग अलग, और घातें सेम हो, तो आधार वो ऐसे कैसे रहेगा, दोनों की घात क्या लग जाती है, वही लग जाती है। अगर बटा में कोई घात माइनस में है तो ऊपर हो जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और ऊपर कोई घात प्लस में है तो वो आएगी, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, या ऊपर माइनस में तो वो घात नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में। तो ये आपको सारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अब कुछ हलवा पूड़ी सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखना
कि 64 की घात 1/2। तो सबसे पहले आपको 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। जो भी संख्या आपको आधार में दे रखी है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालने की बोले तो 2 का भाग दोगे तो 32 बार, 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। ये कैसे दिया? तो 2 का भाग तो आधा करना होता ना, आता होगा, इतना तो आपको आता, मुझे पता है, ठीक है। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 64 को क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 6। तो ये प्रोग्राम यहां देखना, तो 64 की जगह मैं लिख रहा हूं 2 की घात 6, तो ये लिख दिया 2 की घात 6। उसकी घात कितनी चल रही? 1/2, तो 1/2। ये देखो ये वाला रूप आया कि नहीं आया? घात पे घात एम एन, तो दोनों घातें क्या होगी? गुणा। तो यहां पर देखिए ये आ जाएगा 2 की घात 6 तो था और उससे गुणा हो जाएगा 1/2। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार। तो 3 एकम 3, तो बचा 2 की घात 3 और 2 की घात 3 होता है 8। तो ये हमने अब हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप 32 का भी कर सकते हो। जैसे मुझे बताओ कि 32 के गुणनखंड क्या आएंगे? तो 32 के गुणनखंड ये आ जाएंगे। तो 1 2 घटा 2 तो कितना बचे? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। तो मैं इस 32 को क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 5। उसकी घात कितनी है? तो 3/5। घात पे घात आती है तो गुणा हो जाती है, तो 2 की घात 5 और उससे गुणा हो जाएगी 3/5। 5 से 5 कटा तो बचा कितना? 2 की घात 3 और 2 की घात 3 होता है 8। इस प्रकार ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ जैसे मैं यहां पर और कर लेता हूं, धीरे से है, ठीक है। वो देखना 125 की घात -1/3। हमें पता कोई भी घात अगर माइनस की है तो उसको बटा में भेज दो। तो मैं 1/125 की घात 1/3 लिख सकता हूं। ऐसा इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि मैंने उसको कहां भेज दिया? बटा में भेज दिया। बटा में भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगी? घात प्लस की हो जाएगी, क्योंकि घात नीचे माइनस की होती तो ऊपर जाके प्लस की होगी और ऊपर माइनस की होगी तो नीचे आकर क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो ये ऊपर माइनस की थी तो मैंने बटा में भेज दिया। 125 के क्या होते? देखो 125 में आप किसका भाग दोगे? 5 का। कितनी बार जा रहा है? 25 बार जा रहा है। फिर 5 का, फिर 5 बार जा रहा है, फिर 5 का 1 बार। तो 125 को लिखेंगे 5 × 5 × 5 की घात 3 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1/5 की घात 3 और उसकी घात कितनी है? 1/3। वापस वही m × n कर दो तो ये आ जाएगा 1/5 की घात 3 × 1/3। 3 से 3 कटा तो ये आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा? 1/5। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अच्छी बात है। तो हमने इसका भी मतलब बता दिया है कि 1/5 आ गया। कुछ और घातों से रिलेटेड सवाल करते हैं जिसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको क्लियर करूंगा थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। यहां देखो आधार आपका क्या है? समान, घातें अलग अलग है। तो आधार समान और घातें अलग हो तो घातें क्या हो जाती? जुड़ जाती है। तो सिंपल सा काम करेंगे, ये आपका 2 तो ऐसा कैसा और 3/2 में 1/5 जुड़ जाएगा। अब जोड़ लो इसको, 3/2 प्लस 1/5 कितना होता है? साइड में निकाल लो। 5 और 2 का एलसीएम 10। 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तेरी 15 प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 15 और 2 कितना होता है? 17। तो 17/10। तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 17/10। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां देखो अब घात इस पूरे कोष्टक पे लग रही है तो मैं इसको एक बार इस पे लगाऊंगा, एक बार इस पे। तो एक बार तो 1 की घात 7, एक बार ये हो जाएगा 3 की घात 3 और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 7। क्योंकि कोष्टक पे कोई घात चलती है ना, वो कोष्टक पे घात चलती है तो वो दोनों पे लगती है। देखो इस दोनों पे थी तो उसको मैंने ऐसे लिखा, या फिर ऊपर लिख रखा तो वो दोनों पे लग जाएगी, वो वाला रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां देखना ये क्या हो जाएगा? 1 की घात 7 तो 1 होता है, लेकिन ये देखो घात पे घात तो घातें दोनों क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 की घात 7 × 3 कितना होता है? 21 और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बड़े से बड़े सवाल को इन घातों का उपयोग करके, घातों के जो सूत्र है उसका उपयोग करके कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बड़ी मेहनत करी है और आपको इस प्रश्नावली का निचोड़ निकाल करके देने का प्रयास किया। ये मेहनत आपको कैसी लगी है और ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो आपको किस तरह से लगा है, आपको पसंद आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप कमेंट में नहीं लिखते हो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, नए हो तो, और इसको आगे से आगे क्या करना साथियों? शेयर करना। बाकी मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ, और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझे, इसको अच्छे से नोट करें और इसको यही याद करके चले जाए, ठीक है। अंत में इतना ही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का, कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो अभी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।